हेलो एवरीवन। सो अभी तक के वीडियो में हमने तक ये जाना था कि क्या क्या इमरजेंसी फंड होते हैं, क्या क्या सेफर ऑप्शंस होते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। एंड देन फिर हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट का क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। देन फिर हमने स्टॉक मार्केट वाले में अगले फोर्थ सेशंस में डिस्कस किया कि क्या क्या डीप डाइव होता है, कैसे कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कैसे कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, राइट। अब इस वीडियो में डे 5 में हम लोग ये जानेंगे कि हमारा जो म्यूचुअल फंड होते हैं या फिर एसआईपीज होते हैं वो क्या, ठीक है। तो देखा जाए तो मोस्टली जो है जितने भी सैलरीड पर्सन होते हैं या फिर मान लीजिए जो कोई बिजनेसमैन होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, राइट, फॉर एनालिसिस ऑफ एनी स्टॉक। क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट में उतरना है तो आपको किसी न किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस तो करनी पड़ेगी, राइट। बिना उसके कैसे आप पैसे लगा दो, किसी पे कैसे ट्रस्ट कर दोगे, राइट। तो इसी वजह से आप किसी भी कंपनी को आप ट्रैक नहीं कर सकते डेली। तो उस केस में क्या होता है कि ऐसे पर्सन जिनके पास टाइम नहीं होता, बस पैसे होते लगाना, टाइम नहीं होता और सेफर ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि दैट्स वाई जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर एसआईपी जो बनती हैं वो सारी चीज़ें जो है पिक्चर में आती हैं, ठीक है। तो जब भी कभी अगर आप सोचो कि म्यूचुअल फंड एसआईपी, तो ये हमेशा याद रखना कि अगर आपसे मैं बोलूं कि अगर आपको 50 रुपये या 100 रुपये दे करके कंपनी का जो भी पैसे जो है आपको मिल जाते हैं, मतलब आपको जो है कंपनी में ओनरशिप या मान लीजिए कंपनी में आपने पोर्टफोलियो खरीद लिया, ठीक है, 50 रुपये में आपने एक लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज का पोर्टफोलियो खरीद लिया। तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? ये पॉसिबल हो सकता है म्यूचुअल फंड से या फिर एसआईपी से, ठीक है। तो ये क्या होता है हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस किया। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं तो पहले सबसे पहले जानना चाहिए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने एक पैसा दिया, ठीक है। मान लीजिए कि 10 लोग हैं जो एक एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जो है सबमिट किया, 1000 रुपये आपने दिया, 5000 रुपये किसी ने दिया, किसी ने 10,000 रुपये दिया हर महीने, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक दिन में उन्होंने जो है कम से कम 1 लाख रुपए पैसे कलेक्ट किए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अ पूल ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। सारे इन्वेस्टर से जो है एक कंपनी ने पैसे इकट्ठा किए और ये सारे जो पैसे हैं ये कोई प्रोफेशनल मैनेज करता है जो भी उस मार्केट का जो है एक्सपर्ट होता है, किसी भी मार्केट का, किसी भी उस फील्ड का जो है एसएमई होता है, सब्जेक्ट मार्केट एक्सपर्ट। वो सारे जो है पर्सन का टीम बनी होती है जो उस पैसे को जो है मैनेज कर रही होती है, ठीक है। तो वो जो है म्यूचुअल फंड के अंदर काम करती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत होती हैं, जैसे मान लीजिए कि निपॉन इंडिया हो गई या फिर आईसीआईसीआई के फंड्स हो गए, या मान लीजिए कि आपका जो है फ्लेक्सी के फंड की भी बहुत कंपनियां हो गई, ठीक है। तो बहुत से ढेर सारी कंपनियां हो गई, एक्सिस बैंक की कंपनियां हो गई। तो सारी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं, ये सारी कंपनी क्या करती हैं कि पैसे जो है इन्वेस्टर से लेती है और उसको जो है ना किसी न किसी जगह वो इन्वेस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक में इन्वेस्ट करती है या फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, उस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो बेसिकली आप ना इन सब में पैसे नहीं लगा रहे हो, बेसिकली आप उस कंपनी जिस कंपनी ने जो है एसेट मैनेज कर रही है उस कंपनी का आप एनएवी ले रहे हो, ठीक है। तो एनएवी बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू मान लीजिए उसकी 10 रुपये चल रही, 15 रुपये चल रही, तो वो अपने हिसाब से वो आपकी वैल्यू आपने उसकी खरीद ली। आपने मान लीजिए 10 रुपये चल रहा है तो आपने 100 रुपये उसको जो है एसआईपी के तौर पे या फिर मंथली के तौर पे दिया, तो आपने 10 यूनिट आपकी 10 एनएवी आपने उसकी खरीद ली, ठीक है। तो 10 एनएवी खरीद ली। तो जैसे जैसे कंपनी का जो है एनएवी बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे उसका उसका ग्रो करता रहेगा पैसा एएमसी का, वैसे वैसे आपके एनएवी की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो फॉर एग्जांपल एक साल में 10% पैसे आपके एएमसी के बढ़ गए, ठीक है। 10% उन्होंने जो कैपिटल लगा रखा था, पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, वो 10% बढ़ गया, तो आपकी एनएवी की वैल्यू जो है 10 रुपये से आपका 11 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह आपका भी पैसा ग्रो करता रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो भी कंपनी में पैसे लगाए उन्होंने उनको डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड क्या करती है वो एनएवी में एडजस्ट कर देती है। तो इस तरह का जो है चीज़ें होती हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, सेफर देन होता है पर्टिकुलर स्टॉक को आप परचेज करना। मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा, मान लीजिए चला चला नहीं चला नहीं चला, पर क्या होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो तो ये क्या करते हैं, ये प्रोफेशनल लोग ना इसको डाइवर्सिफाई कर देते हैं। मतलब डाइवर्सिफाई का मतलब कि मल्टीपल सेक्टर्स में पैसे लगा देते हैं। मान लीजिए एफएमसीजी में लगा दिया, आईटी में लगा दिया, या फिर मान लीजिए कि मेडिकल या फार्मास्यूटिकल में भी लगा दिया। तो मल्टीपल जगह पे वो डाइवर्सिफाई करके पैसे लगाते हैं ताकि अगर एक सेक्टर ना चले तो दूसरा सेक्टर चल जाए, ठीक है। तो आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर देती है। तो इस तरह का जो है जो भी चीज़ होती है उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताऊँ कि हाँ, म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो जो म्यूचुअल फंड होगा, जैसे मान लीजिए ये होगा आईसीआईसीआई प्रू का म्यूचुअल, एचडीएफसी का हो गया, कोटक का हो गया, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में मान लीजिए कि मैं कोई भी कंपनी का मान लीजिए खोलूँ, ठीक है। तो जैसे फ्लैक्सी कैप फंड में खोलता हूँ, ठीक, म्यूचुअल फंड फ्लैक्सी कैप फंड वाले, ठीक है। ये सारे देखिए फ्लैक्सी कैप फंड है, पराग पारिक वाला। तो मान लीजिए कि मैं अगर इसी खोल रहा हूँ, ठीक है, पराग पारिक वाला, तो
इस तरह जो है ना आप खोल के सारा चीज़ आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या जो है चल रहा है, कैसे आपका एनएवी चल रहा है। देखिए सारे जितने आपके ना ये एम ये आपका जितना भी कैपिटल इन्होंने इकट्ठा किया है इन्वेस्टर से अभी तक का ये है। ये एनुअली कितना रिटर्न दे रहे हैं इन्वेस्टर को, 25% का। ठीक है, इसकी रेटिंग क्या चल रही है। तो इस तरह जो है ना आप हर एक का जो है खोल खोल के आप म्यूचुअल फंड के, आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है ये 24% का एनुअली रिटर्न दे रहा है। इसका जो अभी तक का पैसा कलेक्ट हुआ है इतना हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये पैसा बढ़ता भी रहता है, एनएवी बढ़ती है, पैसा बढ़ता है तो एनएवी भी बढ़ती रहती है। ये सारे जो है ना ये आपके फंड हो गए। तो इसमें आपको इन्वेस्ट करोगे तो आप मान लो 1,000 रुपये भी कर सकते हो, 5,000 रुपये कर सकते हो, 2,000 से भी कर सकते हो, जैसा भी चाहो वैसा कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि किसी भी कंपनी का एनएवी चल रहा है मान लीजिए 12 रुपये, ठीक है, या मान लीजिए 13 रुपये चल रहा है एनएवी। ठीक है, अब उस एनएवी के लिए मान लीजिए कि आपने आपने 1,000 रुपये की एसआईपी की। ठीक है, तो 1,000 रुपये की अगर आपने एसआईपी की तो डिवाइडेड बाई 13, ठीक है, तो आपको 76.9, तो मतलब 76.92 जो है ना आपको उसको जो है शेयर्स नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स आपको जो है मिल जाएंगे 76.92। इट मीन्स इस अ फ्रैक्शनल नंबर, मतलब ये क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। तो आपको मिल जाएगा 76.92। ठीक है, तो इतने आपको मिल जाएंगे। पर मान लीजिए कि वही अगर मैं स्टॉक की बात करूं, ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी स्टॉक है मान लीजिए 13 रुपए का। ठीक है, अब मान लीजिए आपको 1,000 रुपये लगाना है। ठीक है, तो 1,000 रुपये लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें जो है ना आपको या तो 76 खरीदने होंगे, 76 करने होंगे, या फिर आपको 77 खरीदना होगा। आप ना ऐसे नहीं खरीद सकते कि आपको फ्रैक्शनल में खरीदना है किसी भी शेयर। आप या तो एक खरीद सकते हो या तो दो सौ खरीद सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का जो है केसेस होते हैं कि आपके मान लीजिए आपका स्टॉक में ऐसे होता है कि आपको फ्रैक्शनल वाला ऑप्शन नहीं होता, या तो एक शेयर हो गया तो दो शेयर होगा, दशमलव में या पॉइंट में शेयर नहीं होता। ठीक है, पर म्यूचुअल फंड में ये फैसिलिटी होती है कि मान लीजिए आप 1,000 रुपये लगाना चाहो तो 1,000 लगा लो, 1,200 लगाना चाहो तो 1,200 लगा लो, जैसी आपकी मर्जी है उस हिसाब का फ्रैक्शनल नंबर ऑफ एनएवी आपको आपके क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट में कि टाइप ऑफ द म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ द म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं ना कई टाइप्स की होती हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी अपना फंड निकाल लिया, बोलती है कि मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड हूँ। ठीक है, तो क्या करती है, मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाया तो वो 100 रुपये पूरा का पूरा 100 रुपये वो इक्विटी में लगाएगी। इक्विटी मतलब शेयर्स वगैरह में लगा देगी, स्टॉक्स में लगाएगी। ठीक है, तो वो ज़्यादातर मोस्टली जो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या सेक्टोरल फंड में पैसे लगा देती है। ठीक है, तो वो ज़्यादातर मतलब बेसिकली स्टॉक में ही पैसे लगाएगी। इसमें क्या होता है, हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न भी होता है, लंबे समय तक बढ़िया चलता है। और दूसरे टाइप का जो आपका म्यूचुअल फंड होगा डेप्ट म्यूचुअल फंड। डेप्ट म्यूचुअल फंड मतलब जो जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, सिक्योरिटीज हो गए, जो भी मतलब लो रिस्क वाले होते हैं, कम ब्याज मिलता है पर उसमें रिस्क जो है बहुत कम होता है। तो कम ब्याज वाले जो कम म्यूचुअल फंड्स होते हैं डेप्ट फंड बोलते हैं, जो आपके उधार दे करके जो इंटरेस्ट कमा रहे होते हैं, राइट, जो गवर्नमेंट की बॉन्ड या स्कीम चल रही होती है उसमें वो आपका पैसा लगा देते हैं आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेप्ट म्यूचुअल फंड। वो आपको जब आप म्यूचुअल फंड खरीदोगे तो उसमें लिखा रहता है किस टाइप का म्यूचुअल फंड है वो। ठीक है, एक होता है हाइब्रिड या बैलेंस म्यूचुअल फंड। तो वो क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाया तो कुछ पैसा, कुछ परसेंट पैसा, 60%, 70% पैसा इक्विटी में डाल दिया, 30% पैसा या 40% पैसा डेब्ट में डाल दिया। तो वो आपका बैलेंस करके चलते हैं। ठीक है, वो आपका हो गया हाइब्रिड टाइप का। तो वो मीडियम टाइप का रिस्क वाला जो है, रिटर्न वाला, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न टाइप का आपका जो है म्यूचुअल फंड हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका जो है इंडेक्स फंड या ईटीएफ टाइप का म्यूचुअल फंड। तो इंडेक्स फंड मान लीजिए कि आपका आईटी इंडेक्स फंड हो गया, या मान लीजिए कि आपका निफ्टी इंडेक्स फंड हो गया, या मान लीजिए आपका सेंसेक्स या बैंक निफ्टी का इंडेक्स फंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो इंडेक्स होते हैं ना, इंडेक्स में आपने लगा दिया तो वो किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 होगा, निफ्टी 50 एक साल में 10% का रिटर्न दिया, तो आपका जो है जो आपका ये इंडेक्स फंड है म्यूचुअल फंड वो भी आपको 10% का रिटर्न देगा। सेंसेक्स ने जैसा आपका परफॉर्म किया वैसा आपका तो बेसिकली ये फॉलो करता है, ये आपका बेसिकली ट्रैक करता है किसी भी फंड, किसी भी इंडेक्स को फॉलो करता है। तो दैट इज कॉल्ड इंडेक्स फंड। ठीक है, तो ये जो है ना कोई भी बिगनर वगैरह है तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट रहता है, लो कॉस्ट में आपका एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा जो है बेनिफिट मिल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज एसआईपी। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि हम एसआईपी कर रहे हैं, हम एसआईपी कर रहे हैं। एसआईपी का मतलब क्या होता है, सो एसआईपी का मतलब होता है बेसिकली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जब कभी भी आप फिक्स अमाउंट ऑफ मनी का रेगुलरली या मंथली या क्वार्टरली आप कटा करके डिडक्ट करके आप किसी जगह एनएवी किसी जगह आप लगा रहे होते हो, राइट, तो दैट इज कॉल्ड एसआईपी। ठीक है, तो एसआईपी आप 1,000 रुपये से भी कर सकते हो, 500 रुपये से भी कर सकते हो।
तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फंड में पैसे जा रहे होते हैं। ठीक है, आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी तो ऑटो डिडक्ट होकर के आपके बैंक अकाउंट से आपके जो है उसमें जो है ट्रांसफर हो जाते हैं। और उसमें जो है आपको जो नंबर ऑफ जो भी एनएवी उस डेट का चल रहा होगा, उस डेट की एनएवी आपको जो है अलॉट अलॉट कर दी जाएगी। मान लीजिए आपने जो है आपने 1,000 रुपये कटवाए और मान लीजिए 100 रुपये की एनएवी चल रही है, तो 10 एनएवीज आपको जो है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स आपको आपके क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में। ठीक है, तो इसी तरह आप हर महीने आपने फिक्स कर दिया कि भैया ऑटो डेबिट कर लो। तो दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पार्ट। भले ही वो स्टॉक का प्राइस 100 रुपये या 150 हो जाए, 200 हो जाए, पर आप 1,000 रुपये ही कटा रहे हो हर महीने। दैट इज कॉल्ड एसआईपी। आप रेगुलर री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो क्या होता है कि रेगुलर सेविंग की एक आपकी हैबिट बन जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो आपके जो एवरेजिंग की होती है, मान लीजिए कि आपका अभी 100 रुपये चल रहा है, कल को 90 रुपये चलने लगा, कल को 80 रुपये चलने लगा, तो आप जैसे जैसे एसआईपी करते जाओगे ना, मंथली जैसे डिक्रीज कर रहा है वैसे भी आप एवरेजिंग करते जा रहे हो। ठीक है, एवरेजिंग मतलब हो गया कि कल को आपको 100 रुपये का आपने खरीदा, फिर आपने 80 रुपये का भी खरीदा, फिर आपने अगले महीने जो है ना 70 रुपये का भी खरीदा, फिर 80 रुपये पहुंच गया, तो आपका जो है ना नीचे लोअर में भी बाई हो रहा है, मतलब आपका एवरेजिंग हो रहा है पैसे, जो भी आपका नंबर ऑफ कॉस्ट जा रहा है ना वो एवरेजिंग हो रहा है। और कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता ही मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह आप देखा जाए तो आपने 5,000 रुपये 1,000 रुपये जो भी आपने एसआईपी किया, 20 साल बाद आप देखोगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, मतलब 10 से 12% का रिटर्न मिल जाता है एसआईपी वगैरह लोग करते हैं जनरली। और रिस्क मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं होता ऑटो डेबिट। तो नाउ कमिंग टू द म्यूचुअल फंड, जो भी एडवांटेज होते हैं ठीक है म्यूचुअल फंड के, वो क्या होते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोफेशनल जो उसका सब्जेक्ट मार्केट एक्सपर्ट होता है वो पैसे आपके मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, आपके मार्केट में कहाँ लगाने कहाँ डालने वो डिसाइड करके आपके पैसे आपको जो है रिटर्न देना है उसको, तो अपने हिसाब से वो फीस ले रहा है, तो आपके हिसाब से वो आपका एसेट आपके जो है इन्वेस्टमेंट वैल्यू को जो है पैसे को आपको मैनेज कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं, कोई भी पैसा आपका लेते हैं 100 रुपये, तो उसको ऐसा डाइवर्सिफाई करते हैं कि उससे रिस्क आपका जो ये होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये होता है फ्लेक्सिबल एंट्री एंड एग्जिट। मान लीजिए फ्लेक्सिबल एंट्री मतलब कभी भी आप उस पर पैसे लगा सकते हो, कभी भी आप पैसे निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई इसमें जो है बहुत ज़्यादा रूल एंड रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और आप 500 रुपये भी 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हो गया एडवांटेज। अब हम सेफर ऑप्शन देखते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं इसको जो है म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी करना। तो आप सबसे पहले काम करो कि अगर आप बिगिनर हो तो आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर दो, ये लार्ज कैप फंड से स्टार्ट कर दो म्यूचुअल फंड से। इंडेक्स फंड में क्या होता है, इंडेक्स ऊपर ही जाना है, तो वो भी जो है फंड को फॉलो कर रहा है इंडेक्स को, तो वो भी ऊपर जाएगा। लार्ज कैप में भी ज़्यादातर लो रिस्क होते हैं। ठीक है, अब किसी भी पर्टिकुलर किसी भी सेक्टर या स्मॉल कैप में आप जनरली जो है आप डायरेक्टली जंप मत करो, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको जो नॉलेज होती नहीं, मान लीजिए उस सेक्टर ही डूब गया, देन फिर क्या करोगे आप। ठीक है, तो कीप एस आई पी फॉर द मिनिमम 5 ईयर। आप जो भी एस आई पी करो कम से कम 5 साल 6 साल तक करो, ताकि एटलीस्ट पता तो चले आपको कि जो आपकी एवरेजिंग हो रही है, आपका जो ग्रो कर रहा है पैसा कैसे ग्रो कर रहा है। ठीक है, और कोई भी जो है अगर आपको एस आई पी या म्यूचुअल फंड करने हैं तो आप एक ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म से करो, जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, ये सारे जो है क्वाइन, इन सब जैसे मान लीजिए आप ना बढ़िया से जो नामी जामी प्लेटफॉर्म से तो वहाँ से आप एस आई पी करो। ऐसा ना कि छोटे मोटे जगह से एस आई पी कर ली या म्यूचुअल फंड खरीद लिया और कल को वो कंपनी भागे। तो बड़ी कंपनियों से आप जो है रिलायबल बेसिकली ट्रस्टेड रहो। आजकल तो रेगुलेशंस इतने ज़्यादा हो गए सेबी वगैरह की, कोई भी कंपनी भाग भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी आप ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म को यूज़ करो ज़्यादा। ठीक है, अब जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं जनरली जो है ये म्यूचुअल फंड एस आई पी, वो क्या क्या है कि आप बीच में भी एस आई पी रोक मत दो। जैसे मान लीजिए अगर मार्केट गिर रहा होता है ना, तो लोग क्या करते हैं अपनी एस आई पी रोक देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का स्टॉक है, अगर वो बढ़ रहा है तो आपको खुशी मिलती है, और अगर डाउन हो रहा है तो आपको जो है थोड़ा सा परेशानी होती है, टेंशन होती है। तो जब गिर रहा होता है तो वो और आपके लिए चांसेस होता है खरीदने का, राइट, आपको जो और चांस दे रहा है बेसिकली खरीदने का। तो कभी भी आप एसआईपी अपनी रोको नहीं, क्योंकि बेसिकली एसआईपी आप डाउनफॉल में रोक दोगे तो उसका एवरेजिंग का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। करेक्ट, अब कभी भी जो है ना आप किसी भी हाईएस्ट रिटर्न वाले जितने भी फंड होते हैं ना, उसको मत चेस करो, क्योंकि आप ना वैसे मान लीजिए कोई मान लो 30% 30% 30% दिखा करके रिटर्न दिखा रहा है कि मैं 30% का रिटर्न देता हूँ, बट मान लीजिए कि आपने जैसे ही पैसे लगाए वो अगले साल से जो है निगेटिव में रिटर्न देने लगा, तब फिर क्या करोगे। तो इसी तरह कभी भी ब्लाइंडली मत रिलायबल करो, आप उस वाले म्यूचुअल फंड को देखो तो सही कि भैया कि वो कल को आगे जाकर फ्यूचर में भी ग्रो करता रहेगा सेम कि नहीं। ठीक है, और कभी भी इन्वेस्टमेंट करो तो कोई भी बिना गोल के मत करो कि भाई मैं मेरे पास कोई गोल नहीं है, मैं बस इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो गोल के बिना इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप 1 साल में 2 साल में पैसे कभी भी निकाल सकते हो, पर अगर गोल आपका सेट रहेगा कि मुझे 5 साल या 10 साल में पैसे निकालने हैं इस चीज़ के लिए, तो वो फिर आपका सेट है तो सेट है, फिर आप बीच में आप कम दिमाग या मोटिवेशंस वगैरह उसी तरह से बना जाता है। ठीक है, और कभी भी जो है ना आप जल्दी जो है एग्जिट मत करो। ठीक है, अगर जल्दी एग्जिट कर जाओगे ना तो जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है ना, जैसे डाउन द लाइन होता है, मान लीजिए 5 साल बाद 10 साल बाद जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है तब दिखना चालू हो जाता है।
जाता है। तो आप कभी भी जल्दी आप मत एग्जिट कर जाओ। आप एग्जिट करो तो थोड़ा सा और वेट करो, क्योंकि जितना आप लेट करोगे ना उतना ही कंपाउंडिंग का बेनिफिट तब दिखने लग जाता है। ठीक है। तो ये सारे एक्शंस प्लान हैं जो मैंने बनाए हैं। पहले तो आप डिसाइड करो कि आपका गोल क्या है, चाइल्ड एजुकेशन से रिटायरमेंट, उस तक गोल आप डिसाइड करो। फिर आप एसआईपी स्टार्ट कर दो। 500 रुपये, 1000 रुपये से जैसा आपको कन्वीनियंट लगे पर मंथ आप एसआईपी पैसे डिडक्ट करना चालू करो, ताकि आपकी हैबिट बन जाए और रेगुलरिटी भी बन जाए। ठीक है। फिर आप ना एक सेफर ऑप्शन चूज करो कि जो भी इंडेक्स फंड है या फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हो गए या फंड हो गए, उनमें आप पैसे सबसे पहले बिगिनिंग में स्टार्ट कर दो, चालू चालू कर देना। एंड देन फिर आप ये कमिट कर दो कि भाई मैं अगले 5 साल तक इसमें पैसे लगाऊंगा, भले मार्केट गिरे या उठे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इस तरह का आप जो है प्लान लेके आप चलो। तो मुझे लगता है कि आपको इस सेशंस में काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है। तो अब हम अगले वाले सेशंस में ये डिस्कस करेंगे कि भाई हम जो रिटायरमेंट्स होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म्स के जो प्लान्स होते हैं उन सब में कैसे हम पैसे लगाते हैं, कैसे मतलब सोचा जाए लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।